हेलो, हाय, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के कुछ टॉपिक्स को। अभी तक हमने ओम्स के नियम, ओम्स लॉ को हमने अभी डिस्कस किया था और चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर और फटाफट हम लोग देखते हैं कि आज किस लेक्चर में क्या खास होने वाला है। चलिए तो देखते हैं कि आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पहला जो है हम लोग पढ़ेंगे आज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्यों करते हैं ये जानना और उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है ये भी हम लोग देखने वाले हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कॉम्बिनेशन में कितने टाइप का कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है। सीरीज कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आखिर इस टाइप के कॉम्बिनेशन से किस प्रकार के कॉम्बिनेशन में हम लोगों को क्या क्या फायदा मिलता है और क्या नुकसान होता है, और इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं उसको भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक आता है कि आखिर हम लोग कॉम्बिनेशन करते ही क्यों है। तो होता ये है कि देखिए, हम लोग प्रैक्टिकल अप्रोच को लेते हैं। एक रेजिस्टर जो डिजाइन किया जाता है, आपने अभी तक रेजिस्टेंस को जरूर पढ़ा हो। रेजिस्टेंस क्या है? एक प्रॉपर्टी है मटेरियल का जिसके कारण वो अपोज करता है करंट के फ्लो को, ठीक है। और इस प्रॉपर्टी का यूज करके जब हम लोग कोई सर्किट एलिमेंट डिजाइन करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं रेजिस्टर। तो कंपनियां जो होती हैं अलग अलग वैल्यू की रजिस्टर तैयार करती हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको ये जानना है कि जो अलग अलग कंपनी होती है, क्योंकि कोई भी एलिमेंट होगा कहीं ना कहीं डिज़ाइन किया जाएगा और एक बार डिज़ाइन करने के बाद उसके वैल्यू में चेंजेस कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। वैसे ऐसे हम लोग ये भी जानेंगे कि रजिस्टर दो टाइप का होता है, हमने पहले देखा भी है। एक जिसका फिक्स वैल्यू होता है, उसके वैल्यू को चेंज कर पाना पॉसिबल नहीं है, और एक दूसरा जिसको के वैल्यू को हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने पिछले वीडियो सब में देखा है, जो रियोस्टैट था या ट्रिमर, ये सब जो था, ये सब हमारा वेरिएबल रजिस्टर था। तो आपको ये सिर्फ ध्यान देना है कि एक बार कोई डिवाइस जब बन जाता है तो या तो उसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं किया जा सकता है, और या फिर एक सर्टेन रेंज तक ही हम लोग उसमें चेंज कर सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कि उसको बनाया कैसे गया है, ठीक है। तो फिक्स जो रजिस्टर है उसके वैल्यू में हम लोग चेंज नहीं कर सकते, और जो वेरिएबल रजिस्टर है उसको एक रेंज तक में ही हम लोग चेंज कर सकते हैं। कई बार जब हम लोग प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की बात करते हैं तो कई बार ऐसा सिचुएशन आता है कि वैसे वैल्यू जो एक कंपनी डिज़ाइन करती है उस रेजिस्टेंस वैल्यू का हम लोग को रिक्वायरमेंट नहीं होता हमारे सर्किट में। मान लीजिए कि एक कंपनी जो है वो बनाती है 5 ओम, 10 ओम या ऐसे करके 50 ओम, 100 ओम या ऐसा रेजिस्टेंस बनाती है, और मान लीजिए कि हम लोगों को अब बीच का कोई वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो हम लोग फिर कैसे प्रोड्यूस करेंगे, है ना। कई बार हम लोग को सर्किट में उसकी ज़रूरत पड़ जाती है, तो इसीलिए हम लोग अगर कोई भी वैल्यू, डिजायर्ड वैल्यू का जो रेजिस्टेंस है उसको अचीव करने के लिए हमारे पास जो है ये एक तरह से थ्योरी है हमारे पास, और उसके द्वारा जो है हम लोग समझ जाएंगे। फिर कैसे हम लोग करते हैं ये भी जान लेंगे, ठीक है। तो देखिए, हम लोग को जैसे मान लीजिए कि हम लोग रजिस्टर, आप जानते हो सिंबल ऐसा यूज किया जाता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि साइड बाय साइड जो है रजिस्टर सबको ऐसे कनेक्ट किया जाता है। सपोज इसका वैल्यू है R1 और इसका वैल्यू है R2, तो अब जो ओवरऑल इन दोनों पॉइंट के बीच हमको इफेक्टिव रेजिस्टेंस मिलेगा वो मिलेगा R1 प्लस R2। इस टाइप का जो कॉम्बिनेशन होता है इसको हम लोग कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा कि जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है उसका वैल्यू जो है हमको ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो कई बार ऐसा है जैसे कि हमारे पास एक 5 ओम है और एक 3 ओम का रेजिस्टेंस है, और हमको चाहिए क्या, 8 ओम का रेजिस्टेंस का रिक्वायरमेंट है। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, इसको सीरीज में कनेक्ट कर देंगे तो हम लोग को 8 ओम का रेजिस्टेंस जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां से हम लोग क्या सीखे कि हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ाना हो तो हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन प्रेफर करेंगे, और आगे चल के जब हम लोग देखेंगे तो उसमें जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि रेजिस्टर्स को ऐसे साइड बाय साइड कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो ऐसे साइड बाय साइड आप कनेक्ट करते हो तो इस कॉम्बिनेशन में देखिएगा इन दोनों पॉइंट के बीच अब इफेक्टिव रेजिस्टेंस अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये जो आएगा
वो कम आता है। ठीक है, जैसे हम लोगों को क्या करना है, एक 5 ओम का रेजिस्टेंस है और हमारे पास है सपोज 10 ओम का है, और हम लोग को जो रेजिस्टेंस चाहिए वो लेस देन 5 ओम चाहिए। जो रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस है वो 5 से कम होना चाहिए। तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं कि रेजिस्टेंस को, जो भी रेजिस्टर होगा उसको हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो पैरेलल में जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आएगा वो उसमें जो सबसे छोटा वैल्यू होगा, जैसे इस कंडीशन में 5 ओम है, इससे भी कम आएगा। तो रेजिस्टेंस का वैल्यू, इफेक्टिव रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ाने के लिए हम लोग सीरीज में कॉम्बिनेशन करते हैं, और अगर हम लोग को कम चाहिए रेजिस्टेंस, जो भी हमारे पास अवेलेबल है उससे कम, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे। ठीक है, दोनों के अपने अपने फायदे नुकसान हैं। एडवांटेज और डिसएडवांटेज की जब हम लोग बात करते हैं तो स्पेशली हम लोग जब एक घर में सप्लाई यूज करते हैं, इस टाइप का कॉम्बिनेशन करते हैं, तो उस समय क्या एडवांटेज हम लोग को मिलेगा किसमें, या जो डिसएडवांटेज होगा वो हम लोग देखेंगे, और इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो भी करने वाले हैं। इसके अलावा हम लोग कुछ प्रूफ्स भी देखेंगे कि कैसे हम लोग प्रूफ करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं, सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन को देख लेते हैं। तो देखिए, एक टर्म आता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, जैसे मान लीजिए कि कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि हमें एक वैल्यू चाहिए, सपोज हम लोग को चाहिए एक वैल्यू 10 ओम चाहिए, और ये हमारा रिक्वायर्ड है, इतना वैल्यू का हमको चाहिए, और हमारे पास जो अवेलेबल है, जो भी रजिस्टर है हमारे पास, वो सपोज हमारे पास 5 ओम का ही रजिस्टर अवेलेबल है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में हम लोग जानते हैं कि इन दोनों को क्या करेंगे, अभी मैंने बताया कि सीरीज में अगर हम लोग कनेक्ट कर देते हैं तो ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस, जैसे इसको हमने ऐसे कनेक्ट कर दिया, तो अब इन दोनों के बीच, यहां और इसके बीच क्या मिलेगा, हम लोग को जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस मिलेगा वो मिलेगा 10 ओम। हालांकि ये दोनों 10 ओम जैसा बिहेव कर रहा है, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि ये 10 ओम मतलब ये जैसा है वैसा एग्जैक्टली नहीं बोल सकते। इसका कॉम्बिनेशन जो है वो 10 ओम के जैसा बिहेव कर रहा है, हम लोग ऐसा कहेंगे। ठीक है, मतलब ये है कि अगर इन दोनों के बदले हम लोग इसको अकेले रिप्लेस कर पाएं, तो इस अकेले रेजिस्टेंस को हम लोग इन दोनों का क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट कहते हैं, है ना। फिर से मैं बता दूं, जैसे मान लीजिए कि अगर एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि वैसे सेम सप्लाई से जोड़ रहे हैं हम लोग, एक V वोल्टेज के सप्लाई से जोड़ रहे हैं मान लीजिए इसको, तो क्या होगा, अगर इसमें I करंट फ्लो हो रहा है तो इसको भी, इस सप्लाई, इसको भी अगर हम लोग सेम सप्लाई से जोड़े तब क्या होना चाहिए, सेम करंट फ्लो होना चाहिए, है ना। तो द कॉम्बिनेशन ऑफ the equivalent resistance of a combination of resistances is that one resistance which when connected to the same source lead the same amount of current flow as much due to the combination of resistance। सिंपल सी बात, मतलब ये है कि बहुत सारे रेजिस्टर का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, वो अकेला रेजिस्टेंस होगा जो सेम सप्लाई से जुड़ के, ठीक है, क्या है, सेम सप्लाई से जुड़ के, जैसे ये सप्लाई है हमारा, सेम सप्लाई से जुड़ के, यहाँ पे देखिए हम लोग दोनों जगह क्या कर रहे हैं, सेम सप्लाई जोड़ रहे हैं, तो दोनों जगह क्या होना चाहिए, अगर सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है तो इस कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर का हम लोग इस अकेले रेजिस्टर को क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलेंगे। आई थिंक समझ में आ गया हो। मैं एक बार फिर से बता देता हूं, बहुत सारा अगर रेजिस्टर कनेक्ट है, चाहे वो किसी भी प्रकार से कनेक्ट है, तो उस पूरे कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एक अकेला रेजिस्टेंस होगा जो सेम सप्लाई से जोड़ने पे, जैसे ये जिस सप्लाई से जोड़ा गया है ना, उसी सप्लाई से इसको भी जोड़ा जाए तो सर्किट में उतना ही अमाउंट का करंट फ्लो होने दे जितना कि इसमें फ्लो हो रहा है। तो इस अकेले रेजिस्टर या रेजिस्टेंस वैल्यू को हम लोग इन सब का क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलेंगे। क्लियर? चलिए, तो देखिए अब कॉम्बिनेशन जो है हमारे पास बेसिकली दो टाइप का कॉम्बिनेशन होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन।
हमने देखा भी है पिछले में थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन और कई बार मिक्स कॉम्बिनेशन भी कहा जाता है। तो मिक्स कॉम्बिनेशन मतलब इन दोनों को मिक्स कर दिया गया है। जब सीरीज और पैरेलल को मिक्स कर दिया जाता है तो हमारे पास जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन मिलता है। तो चलिए आइए अब बढ़ते हैं हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन की ओर। सीरीज कॉम्बिनेशन को देख लेते हैं एक बार। देखिए रेजिस्टर्स इन सीरीज कब जोड़ते हैं? जब हम लोग को इफेक्टिव रेजिस्टेंस ज्यादा चाहिए। ठीक है, जब हम लोग को क्या चाहिए? इफेक्टिव रेजिस्टेंस ज्यादा चाहिए। जब हम लोग इस टाइप से जोड़ते हैं एंड टू एंड, है ना, व्हेन टू और मोर रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड सच दैट देयर इज ओनली वन पाथ फॉर द करंट फ्लो, देन दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, है ना। हमने क्या किया है, एंड टू एंड ऐसे यहाँ पे हमारा एक रजिस्टर ये है और ऐसे करके हमने दूसरा कनेक्ट किया है एंड टू एंड, और इस टाइप से हमारा जो है आगे प्रोसेस ऐसे ही किया हुआ है ना। तो इस टाइप का जो कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे क्या होगा, अगर करंट आई फ्लो हो रहा है इस पाथ से तो थ्रू आउट सारे रजिस्टर से क्या होगा, आई ही करंट फ्लो होगा। तो इस टाइप का जो कॉम्बिनेशन है वो क्या कहलाता है? सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है। और इस टाइप का कॉम्बिनेशन तब हम लोग करते हैं जब हम लोग को इफेक्टिव रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या चाहिए? ज़्यादा चाहिए, हायर देन द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। ठीक है, आपको एक यहाँ पे देख सकते हो आप, क्या है, यहाँ पे एक सेल लगा हुआ है और यहाँ पे बहुत सारे क्या हैं, रजिस्टर जुड़े हुए हैं, है ना। सब दिख रहे हैं कि करंट अगर यहाँ से फ्लो होगा तो ये पूरे रास्ते से होके क्या होगा, एक ही रास्ता है पूरा, थ्रू आउट जो है एक ही वैल्यू फ्लो होगा। तो इस टाइप का जो कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे ये तीनों रजिस्टर जो हैं वो सीरीज में कनेक्ट किए गए। और अगर हम लोग ऐसा बोले कि जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है, मान लीजिए कि हम लोग इन तीनों के बदले सेम सप्लाई से, है ना, ये जो सप्लाई है उसी सप्लाई से इसको भी जोड़ा गया है, और क्या हो रहा है, इसमें अगर आई करंट फ्लो हो रहा है और इसमें भी आई फ्लो हो रहा है, और ये क्या है, ये अकेला रेजिस्टेंस है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि हम लोग उस RS को, RS जो रेजिस्टर है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इन तीनों का जो है इक्विवेलेंट बोलेंगे। ठीक है, तो अब इससे क्या फायदा होता है, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, आखिर क्या खास बातें हैं, इनको भी हम लोग को ध्यान देना है। तो चलिए हम लोग एक बार देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या रहता है और आपको किन किन बातों पे ध्यान देना है। तो देखिए, सेम वैल्यू ऑफ करंट फ्लोज थ्रू ऑल द रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज। जितने भी रजिस्टर हैं जो सीरीज में कनेक्ट किए गए हैं उनसे सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा। एक ही रास्ता है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस्ड एट द एंड ऑफ ईच रजिस्टर इज यूजुअली डिफरेंट। जनरली क्या होता है, देखिए होगा क्या, जब भी बैटरी से जोड़ा जाता है तो इसका काम होता है कुछ पोटेंशियल, इसके एंड पे जो है ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस आता है। ठीक है, उसके एंड पे क्या होगा, कुछ पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। यहाँ पे आप अगर मेजर कीजिएगा वोल्ट मीटर से तो आपको कुछ पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। सपोज इसको हमने नाम दिया V1, यहाँ पे कुछ पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा V2 ना। हर एक रजिस्टर जो है उसके एंड पे क्या हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा वोल्टेज ड्रॉप हमको मिलेगा। बैटरी से क्या हुआ, इतना वोल्टेज सप्लाई किया, कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से पास करेगा तो उसको कुछ वोल्टेज V के इक्वल वोल्टेज दे दिया जाएगा। यहाँ पे कुछ वोल्टेज ड्रॉप हुआ, यहाँ पे कुछ वोल्टेज ड्रॉप हुआ और यहाँ पे कुछ वोल्टेज ड्रॉप हुआ। ठीक है, तो ये तीनों का जो वैल्यू है ना, यूजुअली हम लोग एक जनरल लैंग्वेज में बोले तो जनरली ये क्या होता है, तीनों का वैल्यू क्या होगा, या 2 रहेगा तो 2, या इससे ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा का, सबका वैल्यू क्या होगा, डिफरेंट होगा। कुछ सिचुएशन में जो है ये सेम हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि इस तीनों का वैल्यू अगर सेम हो जाए, अगर तीनों रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो उस कंडीशन में V1, V2, V3 तीनों का वैल्यू सेम हो जाएगा। ऐसे यूजुअली अगर देखा जाए, अगर रेजिस्टेंस का वैल्यू अलग अलग है तो सारे के अक्रॉस जो वोल्टेज जो है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो अलग अलग मिलेगा। ठीक है, तो अब क्या देख रहे हैं, द पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस्ड एट द एंड ऑफ ईच रजिस्टर is usually different. It may be same in some situation. Some situation means when the value of resistance will be same. The sum of all the potential differences produced at the end of each resistor is equal to the supply voltage. इसका मतलब क्या है कि
यहाँ पे अगर V1 है, यहाँ पे V2 है और यहाँ पे V3 ड्रॉप हो रहा है, हम लोग लोड की बात कर रहे हैं। लोड किसको कहते हैं? रेजिस्टर को, या कोई भी चीज़ जो डीसी पे हम लोग सप्लाई कर पाए, है ना। तो इसका जो सम होगा, इट मीन्स V1 प्लस V2 प्लस V3, इसका जो वैल्यू होगा ये हमेशा सप्लाई वोल्टेज के बराबर होगा, या इसके एंड पे जितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हुआ होगा उसके इक्वल होगा, है ना। इस चीज़ को भी आपको नोटिस करना है। ये न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय आपको बहुत ज़्यादा यूज आने वाला है, ये सब आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए, तभी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब क्या करना है नेक्स्ट, द सम ऑफ ऑल पोटेंशियल, ये हो गया। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज कैलकुलेटेड बाय द फॉलोइंग फार्मूला। हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए कि हम लोग ये पता करना चाहते हैं कि इन तीनों के बदले एक रेजिस्टेंस हम कौन सा रखें, है ना, जो जिसके कारण इसी सप्लाई से जोड़ने पे सेम करंट फ्लो हो, है ना। तो उसी को हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, तो उसको उसका वैल्यू निकालने के लिए हम लोग एक फॉर्मूला है हमारे पास RS। हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को क्या चीज से लिख रहे हैं? RS से। RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस, ऐसे ही अगर 2 रहेगा तो यहीं पे खत्म कर देंगे, 3 है तो इतना होगा, और ज़्यादा होगा तो आगे ऐसे ही एंड सो ऑन बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, n रहेगा तो Rn तक जाएगा। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। क्या क्या याद रखना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में हमेशा जितने भी रेजिस्टर जुड़े हुए हैं उनसे सेम अमाउंट ऑफ करंट हमेशा फ्लो होगा। उसके बाद क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप जो आएगा हर एक रेजिस्टर के क्रॉस, वो जो होगा हमेशा क्या होगा, अलग अलग होगा, और अगर रेजिस्टेंस का वैल्यू सेम हुआ तो सारा इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और हमेशा जो पोटेंशियल डिफरेंस जो हो रहा है, पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा है, उसका जो अगर सम निकालेंगे तो सप्लाई वोल्टेज के इक्वल आएगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे, RS इक्वल्स R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, एंड सो ऑन। तो अब इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं और कुछ प्रूफ्स इससे रिलेटेड देख लेते हैं, और उससे डायरेक्ट हम लोग न्यूमेरिकल पे चलेंगे। देखिए, कई बार आपको ये प्रूफ करने के लिए दिया जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का जो फॉर्मूला है वो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो देखिए, मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, 3 रेजिस्टर हैं। आप ड्रॉ करना जो है आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, या सर्किट को आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये क्या है, वायर है, और वायर को हम लोग कैसे भी लगा सकते हैं, बस हमारा जो है सर्किट का कनेक्शन सही होना चाहिए, है ना। इसको हम ऐसे ऐसे कैसे भी डिज़ाइन बना दे। मान लीजिए कि हम ऐसे डिज़ाइन करना चाहते हैं, हमारा जो रेजिस्टर है इस टाइप से आया, ऐसे करके फिर गया, फिर ऐसे किया, है ना। तो अभी भी ये क्या है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हमारा जो कनेक्शन है उसका डिज़ाइन क्या है ना। उसमें करंट फ्लो अगर आप देखिएगा कि एक ही रास्ता है और सारे से सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है, तो क्या होगा, ये हमेशा सीरीज में होगा। सेम अमाउंट ऑफ करंट, अगर एक ही रास्ता है और सबसे एक ही अमाउंट करंट फ्लो हो रहा है, तो सीधा से समझिए कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है ना। जनरली इस टाइप से ड्रॉ किया जाता है, कन्वीनियंट होता है देख पाना। यहाँ पे ऐसे भी आप ड्रॉ कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, इट डजंट मैटर। तो क्या होगा हमारे पास, अगर हमने क्या किया है, सपोज इस टाइप के आप सर्किट पे अगर आपको आदत पड़ी हुई, तो यहाँ पे क्या होगा, सपोज ये R1 रेजिस्टेंस है, ये R2 है और ये R3 है, और यहाँ पे जो है V1 ड्रॉप आ रहा है, यहाँ पे V2 और ये V3, है ना। सबके क्रॉस जो है पोटेंशियल डिफरेंस आएगा कुछ, और इतना है, और इससे करंट फ्लो हो रहा है I, और हमने इसको सप्लाई दिया है V वोल्ट के सोर्स से। ठीक है, तो होगा क्या, हम लोग को क्या करना है, थोड़ा सा ओम्स लॉ लगाना है, और हमने जो सर्किट का जो सीरीज सर्किट का जो कॉम्बिनेशन का जो प्रॉपर्टीज देखा है, कैरेक्टरिस्टिक देखा है, उसके आधार पे हम लोग आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। तो देखिए, आपको स्टेटमेंट जो है कुछ इस टाइप से लिखना है, जो आपको दिखाया जा रहा है। लेट R1, R2 एंड R3, आप 2 से भी प्रूफ कर सकते हो। जनरली सब लोग 3 का यूज करते हैं, इससे ज़्यादा भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, लेट R1, R2 एंड R3 विद द 3 रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज
when this combination is supplied with a battery of voltage V, the current flowing through the each resistor be I. सारे रजिस्टर से क्या हो रहा है, एक ही करंट I फ्लो हो रहा है. लेट V1, V1, 2 and V3 be the potential differences produced across the ends of resistor R1, R2 and R3 respectively. ना R1 के एंड पे V1 हो रहा है, R2 के एंड पे V2 और R3 के एंड पे जो है V3 है. तो हम लोग को क्या मिलेगा, ओम्स लॉ से अगर हम देखें तो ओम्स लॉ से अगर आप इजीली बता सकते हो कि V1 का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, IR1 होगा. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे करंट कितना फ्लो हो रहा है, I ही हो रहा है. तो V1 का जो वैल्यू आएगा वो IR1 आएगा, V2 का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, IR2 आएगा, और V3 का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा IR3. ठीक है, ओम्स लॉ आप पता है, पोटेंशियल डिफरेंस और क्या रिलेशन होता है. अब हम लोग ये जानते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, V इक्वल्स V1 प्लस V2 प्लस V3. सिंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ये स्टेटमेंट होगा हमारा. यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे IR1 प्लस IR2 प्लस IR3. अब क्या हुआ, I हमने कॉमन लिया, I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3. अब क्या हुआ, इतना तो आ गया, बहुत इजी है. अब मान लीजिए कि हम लोग इन तीनों के बदले एक अकेले रजिस्टर को यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं सेम सप्लाई से, है ना. सेम सप्लाई होना जरूरी है और करंट भी सेम फ्लो हो रहा है ना, तभी हम लोग इसको क्या बोलेंगे कि ये इक्विवेलेंट है ना. तो जब इस सप्लाई से जोड़ेंगे इसको तो I करंट इसमें फ्लो हो रहा था तो इसमें भी I करंट ही फ्लो होगा, तभी वो इक्विवेलेंट कहलाएगा. तो मान लीजिए लेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन बी RS. equivalent resistance of this combination be RS. तो इसका मतलब ये है कि RS को जब हम लोग सेम सप्लाई से जोड़ेंगे तो क्या होगा, वो सर्किट बनाना जरूरी है. आप अगर ऐसे बनाना चाहते हो तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, ये RS होगा और यहाँ पे I करंट फ्लो होगा क्योंकि हम लोग सेम सर्किट से जोड़ रहे हैं और ये इक्विवेलेंट है, और यहाँ पे हमने V सप्लाई जोड़ा है. तो इस कंडीशन में फिर से ओम्स लॉ अगर अप्लाएंगे, देन फ्रॉम ओम्स लॉ वी हैव V इक्वल्स IRS. ठीक है, तो यहाँ पे ये फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास और ये है सेकंड इक्वेशन. आप जानते हैं कि यहाँ पे V और ये वाला V दोनों क्या है, सेम है. सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we have IRS equals I into R1 प्लस R2 प्लस R3. और यहाँ से हम लोग I इधर ले जाके हम लोग कैंसिल कर देंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, RS इक्वल्स R1 प्लस R2 प्लस R3. और यही रिलेशन जो है हम लोग को प्रूफ करना था. ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर क्या होगा, तीन रजिस्टर जो है अगर सीरीज में जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो उसका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा उसका वैल्यू क्या होगा, सिंपली उसको ऐड करने से मिल जाएगा. ठीक है, सिमिलरली इफ देयर आर n रजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज देन their equivalent resistance is given by the relation RS is equal to R1 plus R2 plus R3 plus and so on Rn, है ना. तो इस टाइप से हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, हमारे जो कॉम्बिनेशन है उसको डिराइव करके जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसका फॉर्मूला हम लोग निकाल सकते हैं. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देख लेते हैं कुछ. तो देखिए, इफ 4 रेजिस्टेंसेज ईच ऑफ वैल्यू 1 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज. हमारे पास क्या है, 4 रेजिस्टेंसेज हैं ईच ऑफ वैल्यू 1 ओम. इनको क्या किया गया है, सीरीज में कनेक्ट किया गया है. तो व्हाट विल बी द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस. ठीक है, ये 1 ओम है, सारे के सारे जो हैं वो
1 ओम के हैं, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा, मतलब इन सब के बदले एक रेजिस्टेंस अगर रखना चाहें तो हम लोग के पास क्या है, 4 रेजिस्टेंस है, और इसका रेजिस्टेंस जो होगा RS से अगर लिखा गया तो RS इक्वल्स क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, और सारे के वैल्यू 1 है तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 है ना, इतना ओम आ जाएगा। यही हमारा इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा। बहुत ईजी प्रॉब्लम था। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए डिसएडवांटेजेस ऑफ सीरीज सर्किट हम लोग देख लेते हैं। डोमेस्टिक वायरिंग में अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं या कहीं भी यूज़ कर रहे हैं तो उससे क्या नुकसान हो सकता है, ठीक है। एडवांटेजेस भी कह सकते हैं, थोड़ा बहुत है, ऐसा नहीं है कि केवल डिसएडवांटेजेस ही हैं। कुछ एडवांटेजेस भी हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। ज़्यादातर हम लोग जब डोमेस्टिक सर्किट की बात करते हैं तो हम लोग डिसएडवांटेज के फॉर्म में ही हम लोग या उसी पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इस सर्किट को देखते हैं। तो देखिए पहला जो है वो क्या है कि अगर इस सर्किट में, सीरीज सर्किट में अगर कहीं पे भी ब्रेकडाउन हो जा रहा है, कोई भी सर्किट एलिमेंट वर्क नहीं कर रहा है या कहीं पे तार ब्रेक हो जा रहा है, वायर ब्रेक हो जा रहा है, तो उस कंडीशन में ये जो है, ये बल्ब जो है हमारा एक भी खराब हुआ, कुछ भी खराबी आई तो बल्ब ग्लो करना जो है वो छोड़ देगा, है ना। इफ वन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस स्टॉप वर्किंग ड्यू टू सम डिफेक्ट देन ऑल अदर अप्लायंसेस आल्सो स्टॉप्स वर्किंग, ठीक है। तो एक ये डिमेरिट है। सारे को क्या होता है, सारे डिवाइस को या अप्लायंस को हम लोग एक ही स्विच से कंट्रोल करते हैं, तो एक ही से अगर कंट्रोल करते हैं तो एक देखा जाए तो कन्वीनियंट है, और दूसरे एंगल से देखा जाए तो क्या होगा, अगर एक को आप ऑफ कर रहे हैं तो सारे के सारे जो हैं वो ऑफ हो जाएंगे। हम आप उसको सेपरेटली जो है ऑन ऑफ नहीं कर सकते हो। सारे को सेम वोल्टेज नहीं मिलता है ना। सपोज यहाँ पे V1 मिल रहा है, यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो है पोटेंशियल जो है वो डिवाइड हो जाता है ना। यहाँ पे क्या होगा, करंट सबसे सेम फ्लो होगा लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो अलग अलग आएगा, ठीक है। तो सपोज ये 12 वोल्ट का है तो कुछ वोल्ट इसको मिलेगा, कुछ वोल्ट इस पर मिलेगा, वो डिपेंड करेगा उसके रेजिस्टेंस वैल्यू पे, ठीक है। तो पोटेंशियल जो है वो सबको सेम नहीं मिलता है, और जितना चाहिए, है ना। एक चीज़ आपको जानना चाहिए, एक टर्म आता है रेटिंग, ठीक है। तो रेटिंग क्या होता है, जब कोई भी डिवाइस बनाया जाता है तो जो डिवाइस बनाया गया है उसका एक रेंज फिक्स किया जाता है कि इस वोल्टेज रेंज पे काम करेगा और इतना करंट ये ड्रॉ करेगा सर्किट से, ठीक है। तो कोई भी डिवाइस हो, चाहे अब देखिए बाइक की बात करें, कार की बात करें, आप कभी भी ऐसा नहीं कर सकते कि कार जितना लोड जो है आप बाइक पे डाल दें, है ना। एक ट्रेन जितना लोड आप कार पे, ट्रक पे डाल दें, ऐसा नहीं कर सकते। एक लिमिट है सबका, हर एक डिवाइस का होता है। तो वैसे ही क्या होगा कि जब भी जो हमारा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस बनाया जाता है तो उसका एक लिमिट फिक्स किया रहता है कि वो एक वोल्टेज रेंज में, सपोज 150 टू 250 के रेंज में वो वोल्टेज चाहिए उसको, तभी वो वर्क करेगा अच्छे से, है ना। आप देख सकते हैं उसका जो उस पर स्टिकर लगा होता है जिसपे उसके बारे में मेंशन रहता है, और करंट कितना ड्रॉ करेगा ये भी लिखा रहता है। आप चार्जर पे देख सकते हो, आपके मोबाइल चार्जर पे, वहाँ पे आपको आसानी से दिख जाएगा कि कितना करंट वो ड्रॉ करने वाला है, कितना वोल्टेज रेंज पे वो काम करने वाला है। ऐसे जनरली जो होता है करंट कई जगह नहीं लिखा रहता है, उसकी जगह पावर रेटिंग लिखा रहता है, और हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे पावर क्या होता है, वोल्टेज इंटू करंट। वोल्टेज गिवन है और पावर रेटिंग गिवन है, तो आप आसानी से करंट के बारे में भी पता कर सकते हो। तो यहाँ पे जो है सबको सेम वोल्टेज नहीं मिलेगा, है ना। तो अगर जितना वोल्टेज दे रहे हैं उससे कम वोल्टेज दीजिएगा तो वो क्या हो जाएगा, सही तरीके से फंक्शन नहीं करेगा, सही ऑपरेट नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, द अप्लायंसेज डू नॉट गेट द सेम वोल्टेज। जो हमारे यहाँ आता है वैसे 220 वोल्ट 220 वोल्ट रहता है, और 220 वोल्ट हमारे घर में सप्लाई आता है। तो अगर सीरीज में आप जोड़े हैं तो सारे को 220 वोल्ट नहीं मिलेगा, और इसलिए वो सही से ऑपरेट नहीं करेगा, ठीक है। The overall resistance of the circuit increases too much due to which the current from the power supply is low. क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस मान लीजिए कि 100 ओम है, ये है 100 ओम का
और ये भी क्या है 100 ओम का, तो हम लोग जानते हैं कि ये दोनों ऐड होके क्या हो जाएगा 200 ओम हो जाएगा। और जैसे ही 200 ओम हुआ, 100 ओम अगर जोड़ते तो करंट हमारा जो है अलग फ्लो होता है, और 200 ओम जोड़ने से क्या होगा, अब करंट जो है बहुत कम फ्लो होगा। ठीक है, तो अब सप्लाई से जो करंट ड्रॉ किया जाता है वो बहुत ही कम हो जाता है। तो ये सब कुछ डिसएडवांटेजेस इसमें पाया जाता है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इससे रिलेटेड लोग कुछ और भी कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। चलिए अब है पैरेलल कॉम्बिनेशन। न्यूमेरिकल्स को हमने लास्ट में रखा है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन को भी एक बार समझ लेते हैं और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को हम लोग एक एक करके बाद में देखेंगे। तो देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में ना हम लोग जनरली क्या करते हैं, हमारे पास बहुत सारे रास्ते होते हैं करंट फ्लो हो के लिए। जैसे मान लीजिए कि हमने एक ऐसे वायर लगाया, यहाँ से एक रेजिस्टेंस हमने रजिस्टर जोड़ दिया। ठीक है, यहाँ पे जो है इस स्पेस पे हमारा जो है सप्लाई जोड़ा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा बैटरी सप्लाई रहेगा और यहाँ से हमने जोड़ा, फिर यहाँ से हमने एक और रेजिस्टेंस जोड़ा। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों हम लोग ऐसा मानते हैं कि जो वायर रहता है वो रेजिस्टेंसलेस रहता है। एक्चुअली अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस जरूर रहेगा, लेकिन उस इतना कम रहता है कि उससे हमारे सर्किट पे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है वायर के रेजिस्टेंस पे के कारण। इसलिए जो है हम लोग जितना भी वायर लगाएंगे उसको रेजिस्टेंस लेस मानेंगे। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये भी डायरेक्ट यहाँ से कनेक्ट है, इसका एंड भी, और इसका एंड भी डायरेक्ट जो है बैटरी से कनेक्ट है। ठीक है, और इसी प्रकार देख रहे हैं कि ये भी डायरेक्ट क्या है हमारे सप्लाई से कनेक्ट है। सारे के सारे रजिस्टर जो हैं वो सप्लाई से कनेक्ट है। तो अगर हम लोग साइड बाय साइड अगर कनेक्ट कर रहे हैं रजिस्टर को, तो हम लोग इस टाइप के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, मिनिमम आप 2 जोड़ सकते हो, उससे ज़्यादा आप कितना भी जोड़ सकते हो। अगर हम लोग इसमें क्या करें, इसमें क्या एडवांटेजेस हैं कि हम लोग अगर मान लीजिए कि हम लोग स्विच लगाना चाहें, है ना, हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्विच लगा रहे हैं, है ना, इस जगह पे हमने सर्किट को ब्रेक कर दिया और यहाँ पे एक स्विच लगा दिया। तो आप अगर यहाँ पे स्विच को ओपन कर दीजिएगा तो ये वाला जो है आपका सर्किट वर्क नहीं करेगा, है ना, तो केवल यही बंद होगा, ये बाकी सब ऑपरेट होते रहेगा। ऐसे ही अगर सब में अगर आप स्विच लगा दे रहे हो तो सेपरेटली हम लोग क्या कर सकते हैं, सारे को ऑन ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एडवांटेज जो है यहाँ पे आता है। जैसे जैसे आप जोड़ते जाइएगा तो आप देखिएगा क्या सबको सेम वोल्टेज मिल रहा है ना, सारे डायरेक्टली क्या हैं इस बैटरी के एंड से कनेक्टेड हैं, तो सारे को कितना हो रहा है वोल्टेज जो मिल रहा है। अगर ये भी वोल्टेज का है तो सारे को वोल्टेज कितना मिल रहा है, भी ही मिल रहा है। ठीक है, और ये अपने रेजिस्टेंस पे डिपेंड करते हुए अलग अलग अमाउंट ऑफ करंट जो है वो ड्रॉ करते हैं। ये I1 करेगा, सपोज ये I2, I3 ऐसे करके जो है सबके का जो करंट होगा सारे रजिस्टर में अलग अलग अमाउंट का फ्लो होगा। ठीक है, और यहाँ से जो बैटरी से ड्रॉ किया जाएगा वो जो होगा हमेशा इन सारे का सम होगा, है ना, मतलब सारे कहाँ से करंट खींचेंगे, अल्टीमेटली बैटरी से ही सारे करंट लेंगे। तो इस सिचुएशन में क्या आ जाएगा, I इक्वल्स I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5, है ना, जितने भी रहेंगे सारे का करंट का सम जो होगा बैटरी से निकलने वाले करंट के इक्वल होगा, है ना। अगर आप वायरिंग कर रहे हैं तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि अगर आप बहुत सारे जोड़ते जा रहे हैं आप लोड को, है ना, तो आपका यहाँ से जो सप्लाई से आया हुआ जो वायर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो उतना करंट, मतलब ये जितना इंडिविजुअली सब करंट खींच रहा है उसके उन सब के सम के बराबर करंट पास करने वाला कराने वाला, मतलब उतनी कैपेसिटी वाला वायर वहाँ पे लगा होना चाहिए, अदरवाइज ये वायर ही जल जाएगा। ठीक है, तो आसानी से आप समझ गए होंगे। आपको क्या करना है, आपको ध्यान देना है कि जो हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसको कैसे पहचानेंगे हम लोग।
तो हम लोग क्या करेंगे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन को पहचानने के लिए सबसे पहले देखेंगे बैटरी यहाँ से जुड़ा है, करंट यहाँ से चलना शुरू किया, है ना। सपोज I1 करंट फ्लो हुआ, I करंट यहाँ से चलना शुरू किया, तो हमारे इसको दो रास्ते मिले, तो यहाँ पे कुछ करंट चला जाएगा, कुछ इधर चला जाएगा। तो जैसे ही करंट डिवाइड होना शुरू हुआ, समझ जाइए कि वहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन अप्लाई हो रहा है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन कहाँ से कहाँ तक है, जब तक कि सेम अमाउंट ऑफ करंट आपको वापस नहीं मिल जाता। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि यहाँ से जब करंट यहाँ से आएगा सबसे, है ना, तो क्या होगा कि सारा जो करंट है वो अल्टीमेटली फिर से वापस यहाँ पे आपको मिलेगा। तो इस पॉइंट से लेके और इस पॉइंट के बीच में इधर जो है सारा का सारा क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। थोड़ा सा प्रैक्टिस से भी आपको समझ में आएगा, एक ही बार में सारी चीज़ें समझ में नहीं आती है कई बार में, ठीक है। तो थोड़ा बहुत आप न्यूमेरिकल जब प्रैक्टिस करेंगे तो और ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो क्लियर होती जाएंगे, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि क्या है। व्हेन टू और मोर रेजिस्टेंसेज आर कनेक्टेड बिटवीन द सेम टू पॉइंट्स, दो या दो से अधिक रजिस्टर सेम टू पॉइंट के बीच, यहाँ या इसके यहाँ, जैसा भी बोलिए आप, ठीक है, इन दोनों के बीच कनेक्ट किया गया है। तो इस टाइप का जो कॉम्बिनेशन है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। जब इस टाइप से कनेक्ट करेंगे तो हमारा जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस का वैल्यू आएगा वो हमेशा लेस देन द लोएस्ट रजिस्टर वैल्यू, ठीक है। इसमें मान लीजिए कि एक है 1 ओम है, एक 2 ओम है, एक 3 ओम है, या 4 है और एक 5 ओम का रेजिस्टेंस हमने कनेक्ट किया है। तो इसका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस मिलेगा वो 1 ओम से भी कम आएगा, है ना। जो सबसे छोटा रहता है रेजिस्टेंस, उससे भी कम वैल्यू आपको रेजिस्टेंस का आएगा। इस चीज़ का आपको मतलब ध्यान रखना है, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमेशा रेजिस्टेंस कम आता है, किससे, जो सबसे छोटा रेजिस्टर होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में उससे भी छोटा आएगा। तो इसमें क्या क्या चीज़ आपको ध्यान रखना है, किन किन पॉइंट्स को ध्यान रखना है, तो इसको ध्यान रखना है कि ईच रेजिस्टर इज सप्लाइड विद द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। हर एक रेजिस्टर में क्या होता है कि उसको सेम पोटेंशियल डिफरेंस रहता है ना। इसको भी सेम वोल्टेज मिल रहा है, सपोज यहाँ पे भी वोल्टेज अप्लाई किया गया है यहाँ पे, तो यहाँ भी सबको मिलेगा। ईच रेजिस्टर इज सप्लाइड विद द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रजिस्टर इज डिफरेंट। हर एक रजिस्टर से क्या होगा, जो करंट बहेगा उसका वैल्यू जो होगा अलग होगा। अगर रेजिस्टेंस का वैल्यू सेम हो तो करंट का वैल्यू सेम हो सकता है। जैसे हमने सीरीज में देखा था कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो रहा था, अलग अलग आ रहा था, लेकिन अगर पोटेंशियल रेजिस्टेंस का वैल्यू सेम है तो पोटेंशियल का वैल्यू भी मैच कर सकता है। तो द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रजिस्टर इज डिफरेंट विच में बी सेम इन सम स्पेशल कंडीशन, ठीक है। The sum of currents flowing through each resistor is equal to the current output currents supplied from the battery, ठीक है। जो बैटरी से करंट निकला, यहाँ से जितना भी करंट फ्लो हो रहा है वो सारे का सम जो होगा बैटरी से फ्लो होने वाले करंट के इक्वल होगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला दिया गया है, 1/Rp इक्वल्स 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस एंड सो ऑन। Rp जो है वो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है, P फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो इस टाइप से जो है हम लोग कर सकते हैं। इन सारे चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा जब आप इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होंगे। तो चलिए अभी जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का, उसको हम लोग कैसे डिराइव करें और उस पर हम लोग एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। तो फिर से आपको क्या करना है, 3 रजिस्टर लेना है, तीनों को पैरेलल में कनेक्ट कर देना है ना। सपोज हमारे पास जो है ये R1 है और ये है हमारा R2 और ये रजिस्टर है हमारा R3 वैल्यू का, और हमने क्या किया है, इन तीनों को जो है यहाँ से कनेक्ट कर दिया है एक V वोल्टेज के सप्लाई से, एक बैटरी से, ठीक है। तो मान लीजिए कि यहाँ से कितना करंट फ्लो हो रहा है, बैटरी के कारण यहाँ से I करंट फ्लो हो रहा है। यहाँ पे जैसे ही हमारा करंट आएगा उसको 3 रास्ते मिलेंगे, इधर से ऐसे और इधर से होके, ठीक है। तो सपोज यहाँ से जो है, यहाँ से इस रास्ते से होके I1 करंट फ्लो हुआ
यहाँ से हुआ I2 करंट फ्लो और यहाँ से हुआ I3 करंट फ्लो। सर्किट आप दूसरे तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हो, मे बी आपके बुक में ऐसा ना हो कि इसको हॉरिजॉन्टली ऐसे ड्रॉ किया गया हो, तो आप देख सकते हैं, कोई इससे फर्क नहीं पड़ेगा ड्रॉ करने से, ठीक है। तो ये हमारे पास है सिचुएशन। फाइनली यहाँ पे तीनों करंट जो है मैच होके मिक्स होके फिर I करंट ही फ्लो होगा। यहाँ पे वोल्टेज V है तो इसको भी V वोल्टेज मिलेगा, है ना। यहाँ पे इसके एंड पे भी V होगा, इसके एंड पे भी V होगा और इसके एंड पे भी V ही होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। क्योंकि हम लोग ऐसा मान रहे हैं कि वायर का रेजिस्टेंस क्या है, नेग्लिजिबल है, इतना कम है कि हम लोग उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से हमने कनेक्ट किया और मान लीजिए कि इन तीनों के बदले एक हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है RPQ या RP, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, सेम सप्लाई से हम लोग जोड़ेंगे। तो इसमें अगर I करंट फ्लो हो रहा है तो इसमें भी क्या होना चाहिए, अगर I करंट फ्लो हो गया तो इसका मतलब है RP जो है वो क्या है, इन तीनों का इक्विवेलेंट है ना। तो फिलहाल हम लोग को इक्विवेलेंट का ही वैल्यू निकालना है तो वो RP ही होगा, ठीक है। स्टेटमेंट हम लोग ऐसा शुरू करेंगे, लेट R1 R2 R3 बी द थ्री रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल व्हेन दिस कॉम्बिनेशन इज सप्लाइड विद अ बैटरी ऑफ वोल्टेज V, then I current flows through the battery. Let I1, I2 and I3 be the currents flowing through R1, R2 and R3 respectively. The potential difference across each resistor क्या होगा, V ही होगा, पता है आपको, ठीक है। तो ओम्स लॉ से हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, पहले रेजिस्टर के लिए हम लोग लिख सकते हैं क्या, पहले रेजिस्टर के लिए हम लोग लिख सकते हैं V इक्वल्स I1 R1। और हम लोग जान रहे हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, करंट का जो सम होता है बैटरी से निकालने वाले करंट के इक्वल होता है। तो हम लोग क्यों ना इससे I का वैल्यू निकाल लें। तो I1 इक्वल्स क्या आ जाएगा हमारे पास, V/R1। सिमिलरली क्या हो जाएगा, हमारे पास आएगा I2 इक्वल्स V/R2 एंड I3 equals V/R3, ठीक है। फ्रॉम द कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टीज जो भी है ना ऑफ पैरेलल सर्किट, I इक्वल्स क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3, और इस हिसाब से तीनों का वैल्यू हम लोग पुट कर रहे हैं, V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। V जो है कॉमन ले लेंगे हम लोग, बचेगा क्या, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इक्वेशन फर्स्ट। अब अगर इक्विवेलेंट जो है सर्किट उस पर अगर हम लोग ध्यान दें तो वहाँ पे हम लोग क्या मिलेगा, इक्विवेलेंट जो सर्किट है वहाँ से हमारे पास V वही है, I भी वही है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाए, I इक्वल्स V/RP, बिकॉज RP जो क्या है वो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है। इक्वेशन सेकेंड है, फ्रॉम 1 and 2 क्या हो जाएगा, यहाँ भी I है और यहाँ भी I है ना। तो ये दोनों अगर सेम है तो इधर वाला भी क्या होगा, राइट हैंड साइड भी सेम होगा, V/RP इक्वल्स V इंटू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। और हम लोग इस V को इधर ले जाके कैंसिल आउट कर देंगे तो हमारे पास जो फाइनल वैल्यू आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 1/RP इक्वल्स 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। और हमें इसी रिलेशन को इस्टेब्लिश करना था। इसी प्रकार से जितना भी रजिस्टर होगा हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए अब क्या करना है, क्या क्या चीज नोटिस करना है, एक बार उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत हो आप फिर भी मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अगर हम लोग क्या करें, इस पर क्या क्या चीज़ नोटिस करने वाला है उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं।
देखिए कई बार आपसे ना केवल दो वैल्यू, मान लीजिए कि हम लोग जब दो रजिस्टर कनेक्ट है तो उस सिचुएशन में हमारा जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा वो कैसे निकलेगा, तो 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, इसको सॉल्व अगर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एलसीएम आएगा R1 R2 और R1 से R1 कैंसिल आउट, तो यहाँ पे आ जाएगा R2 और यहाँ पे R2 से R2 कैंसिल आउट, तो यहाँ पे आ जाएगा R1। हमको क्या चीज़ का वैल्यू चाहिए, RP का वैल्यू चाहिए, तो ये 1/RP है, हमने इसको उलट दिया है तो इधर वाला रिलेशन भी क्या हो जाएगा, उलट जाएगा, R1 R2 बाई R1 प्लस R2। तो कई बार दो रेजिस्टेंस के लिए डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर लिया जाता है ना। अगर दो रजिस्टर का कॉम्बिनेशन है, टू रजिस्टर का कॉम्बिनेशन है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोग डायरेक्ट RP इक्वल्स R1 R2 बाई R1 प्लस R2 से निकाल सकते हैं, है ना। इसको ऑब्जेक्टिव में कई बार डायरेक्ट पूछ देता है। ठीक है, एक चीज़ और नोटिस करने वाला है कि मान लीजिए कि हमारे पास दो रजिस्टर है, अगर आप उसका वैल्यू निकालिएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में, दोनों का वैल्यू अगर सेम है, सपोज ये 4 ओम है और ये भी 4 ओम है, और इन दोनों के बीच आप अगर इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं तो आपको आएगा इसका वैल्यू क्या, 2 ओम आएगा। मतलब अगर दो रजिस्टर पैरेलल में है तो सीधे आधा हो जाएगा, सीरीज में रहते तो डबल हो जाता है, पैरेलल में क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, और 3 जोड़ते हम लोग तो 1/3 हो जाता। ठीक है, ये अगर तो इसका इफेक्टिव निकालिएगा तो कितना आएगा, 4/3 ओम। 4 रहेगा तो 4/4 मतलब 1 ओम, है ना। मतलब जितना अगर सब का वैल्यू इक्वल है तब, अगर इक्वल नहीं है तो फिर आपको फॉर्मूला अप्लाई करके ही वैल्यू निकालना होगा। चलिए अगले न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को एक बार देख लेते हैं। किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है न्यूमेरिकल में, तो आपको मैं फिर से बता दूं, आपको सीरीज कॉम्बिनेशन का जो भी कैरेक्टर की जो भी प्रॉपर्टीज था, कैरेक्टरिस्टिक था, या जो भी बोले फीचर्स था, है ना, सीरीज और पैरेलल का दोनों आपको पता होना चाहिए, तभी आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। अगर सिंपल प्रॉब्लम है तो इजीली आप सॉल्व कर लीजिएगा, लेकिन थोड़ा सा अगर लेवल हाई रहा तो फिर आपको प्रॉपर्टीज जो है वो पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन है हमारे पास क्या, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन टू रेजिस्टेंस ऑफ 3 ohms एंड 6 ohms आर कनेक्टेड इन पैरेलल। दो है हमारे पास, 2 ohm और एक 3 ohm है, दोनों को पैरेलल में हमने कनेक्ट कर दिया, इक्विवेलेंट हमको निकाल के बताना है। तो हम लोग अभी जो फॉर्मूला पढ़े हैं, RP इक्वल्स क्या लिख सकते हैं, R1 R2 बाई R1 प्लस R2। आप चाहो तो जो हमारा जनरल फार्मूला है उससे भी निकाल सकते हो, 2 × 3 बाई 2 प्लस 3 5, तो आ गया कितना, 6/5 ohms। अगर हमारे कन्वेंशनल फार्मूला अप्लाई करते तो 1/RP इक्वल्स 1/2 प्लस 1/3, एलसीएम आया 6, यहाँ पे आ जाएगा 3 + 2 5/6। सो हमको क्या चाहिए, RP का वैल्यू चाहिए। RP कब मिलेगा, जब इसको उलट देंगे तो ये भी उलट जाएगा, कितना आ जाएगा, 6/5 ohms। यूनिट लिखना नहीं भूलना है, यही हमारा आंसर है। दोनों सेम रिजल्ट देगा। ठीक है, केवल 2 ही पे अप्लाई करना है आपको, 2 से ज़्यादा पे नहीं करना है, उसके लिए फिर हमारा फॉर्मूला कुछ अलग तरीके से निकालना पड़ेगा। सबसे अच्छा आपके लिए ये होगा कि आप ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का जो फार्मूला है इसी को आप ज़्यादातर अप्लाई करें, तो ये आपको सही रिजल्ट हमेशा देगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए अब क्या कह रहा है, इन द सर्किट डायग्राम गिवन अलोंग साइड फाइंड टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। टोटल रेजिस्टेंस चाहिए हमें, द टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1। देखिए प्रॉब्लम को क्या करते हैं हम लोग, जब भी ये मिक्स कॉम्बिनेशन है, इसमें सीरीज और पैरेलल दोनों का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना होगा। तो जब भी आपको क्या करना हो, देखिए कि अगर मिक्स कॉम्बिनेशन है तो सबसे पहले जहाँ पे भी सीरीज पैरेलल है उसको सॉल्व कीजिए, और उसके बाद फिर सीरीज को सॉल्व कीजिए। जहाँ जहाँ आपको मतलब पहले ज़्यादातर जो होता है, ऐसे तो कुछ चीज़ें प्रैक्टिस से ही आती है, लेकिन यहाँ पे जैसे इस सिचुएशन में पहले हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व करना होगा, फिर आप इसके बदले हम लोग इसका इक्विवेलेंट रख देंगे, और उसके बाद जो है
इसके साथ सीरीज में करेंगे। तो इसमें होगा क्या, देखिए आपको कैसे कैसे सोचना है। तो आप देख रहे हैं कि करंट यहाँ से फ्लो होना शुरू हुआ, ठीक है, यहाँ से गया, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है, करंट ऐसे बह रहा है। जैसे ही यहाँ गया इसको दो रास्ते मिल गए, इसका मतलब है कि यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन अप्लाई हो रहा है, फिर से ये दोनों वैल्यू यहाँ पे आके मिक्स होके फिर से सेम वैल्यू बना लेगा, है ना। अगर यहाँ आई करंट फ्लो हो रहा है तो फिर से यहाँ पे आई आ गया, तो यहाँ से यहाँ तक जो है हमारा जो सर्किट है वो क्या है, पैरेलल में है, ठीक है। तो प्रॉब्लम को ना हम लोग हमेशा क्या करते हैं, जैसे पैरेलल है तो इसका इफेक्टिव निकालेंगे और उसको हम लोग, देखिए करना क्या रहता है, जो आपको अगर बैटरी से करंट निकालना है ना, तो बैटरी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे कैसे जोड़ा गया है, उसको केवल इस चीज से फर्क पड़ता है कि यहाँ पे जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है, जितना भी रजिस्टर कनेक्ट है उसका इफेक्टिव वैल्यू क्या है, और उसी के हिसाब से जो ओम्स लॉ से वैल्यू आएगा वो उतना उससे फ्लो होगा, है ना। उसका कॉम्बिनेशन क्या है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे हम लोग क्या किए कि क्या करेंगे इसमें, तो सबसे पहले करेंगे क्या, तो देखिए मान लीजिए R1 है, R2 वो तो दिया हुआ है ना, तो गिवन, तो हमारा सॉल्यूशन होगा R1 इक्वल्स 7.2 ohms, R2 इक्वल्स 8 ohms, R3 इक्वल्स 12 ohms, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे क्या कि वो पैरेलल है, तो सपोज हम लोग मानते हैं कि Rp जो है वो R2 और R3 का जो है इक्विवेलेंट है। आपको ये स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, लेट Rp बी द इक्विवेलेंट ऑफ R2 एंड R3, देन Rp इक्वल्स व्हाट। तो हम लोग अभी दो का तो हम लोग पढ़े हैं, R1 R2 बाई R2, R1 प्लस R2, तो सेम फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो R2 R3 डिवाइड बाई R2 प्लस R3, यही हमारा वैल्यू होगा। तो 8 इंटू 12 बाई 12 प्लस 8 आ जाएगा कितना, 96 बाई 20 ना ओम्स आएगा। इसको उलटने का ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी ये आरपी का वैल्यू है, ठीक है। कैंसिल आउट करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 24/5, और इसको अगर पॉइंट में बदलेंगे हम लोग तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो अब जो है हमारा सर्किट कैसा हो गया, अब हमारा सर्किट हो गया कुछ ऐसा, ये हमारा आरपी है और यहाँ पे हमारा R1 है, और हमारे पास यहाँ पे जो सप्लाई है वो है 6 वोल्ट का, ठीक है, और ये है 7.2 ohms, और ये हमारे पास आया है 4.8 ohm। आप जैसे जैसे वैल्यू निकालो वैसे वैसे सर्किट को आप छोटा करते जाएंगे, तो आपके लिए कैलकुलेशन करना जो है वो इजी होता चला जाएगा। तो अब मान लीजिए कि पूरे सर्किट का जो इक्विवेलेंट है वो Req है ना, या RS है, आप जो भी लिखना चाहो। अब तो सीरीज में ये हो चुका है, तो RS से अगर लिख दे रहे हैं तो RS इक्वल्स क्या हो जाएगा, R1 प्लस RP। तो R1 का वैल्यू है 7.2 और उसके बाद जो है RP का वैल्यू है 4.8, इतना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 12 ohms, है ना। तो हमारा अब सर्किट रिड्यूस होके कैसा बन गया, ऐसा। ये हो गया हमारे पास 12 ohms और यहाँ पे है 6 वोल्ट, ठीक है। तो करंट बैटरी से कितना निकलेगा, फ्रॉम ओम्स लॉ, है ना, लेट आई बी द करंट फ्लोइंग इन दिस थ्रू द बैटरी। तो आई इक्वल्स क्या आ जाएगा, V बाई आर एस। V का वैल्यू है 6 वोल्ट डिवाइड बाई 12, 1/2, तो 1/2 एम्पियर, या अगर पॉइंट में लिखे तो 0.5 एम्पियर इतना करंट फ्लो होगा। अब बोल रहा है तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट का आंसर मिल चुका है, ठीक है। टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, यहाँ पे हमारा सेकंड का आंसर मिल चुका है, और हमारे पास था पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1। तो देखिए अब क्या होगा
कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग वैल्यू जगह निकालना है तो हम लोग फिर यहाँ पे ऊपर से नीचे आए हैं, अब नीचे से ऊपर की ओर फ्लो करें, है ना। यहाँ पे 6 वोल्ट है तो हमको पता है कि यहाँ पे क्या होगा, 6 वोल्ट होगा, क्योंकि एक ही रजिस्टर लगा हुआ। यहाँ 6 वोल्ट है तो यहाँ पे कुछ वोल्टेज होगा, यहाँ पे वोल्टेज कुछ होगा, इन दोनों का सम 6 के इक्वल होगा। लेकिन आप ये देखिएगा कि ये तो सीरीज सर्किट है और इसका इक्विवेलेंट है, तो इसमें अगर आई करंट फ्लो हो रहा है तो इसमें भी क्या होगा, आई होगा, तो इन दोनों से होके आई ही करंट फ्लो होगा। तो ठीक है, तो V1 का जो फॉर्मूला आएगा, V1 इक्वल्स क्या आएगा, IR1। अगर इसमें निकालना रहता कि यहाँ पे मतलब इसके दोनों एंड पे कितना वोल्टेज आएगा, तो ये आ जाता कितना, IRP, है कि नहीं। तो यहाँ से हम लोग नीचे से ऊपर की ओर ध्यान देंगे, अगर कैलकुलेशन करेंगे इस टाइप से तो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते। V1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, IR1, है ना। तो V1 अगर मान लीजिए कि है वो पोटेंशियल डिफरेंस वहाँ उसके एंड पे, तो ये आ जाएगा कितना, IR1। तो हमारे पास क्या आ गया, I का वैल्यू है 0.5 एम्पियर इंटू R1 का वैल्यू है हमारे पास 7.2 ओम्स, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 3.6 वोल्ट्स। ये हमारा थर्ड का आंसर हो गया। तो इस टाइप से आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। फिर से मैं एक बार बता देता हूं, तीनों वैल्यू यहां पे जो गिवन है हमने दे दिया है। उसके बाद इन दोनों का इक्विवेलेंट हमने निकाला और इसका इक्विवेलेंट जो आया आरपी है, इसका वैल्यू आया 4.8। सर्किट को थोड़ा इजी कर लिया हमने, फिर से रीड्रॉ किया है, R1 है और यहाँ पे क्या हुआ, आरपी, इन दोनों के इक्विवेलेंट का जो वैल्यू आया वो हमने पुट कर दिया। अब ये सीरीज में है तो फिर से इन दोनों के बदले हमने एक रेजिस्टेंस का वैल्यू निकाल लिया है, सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला अप्लाई करके। फाइनली एक रेजिस्टेंस हो गया, तो यहाँ से करंट कितना फ्लो होगा वो ओम्स लॉ से हम लोग निकाल लेंगे। ओम्स लॉ से जैसे ही करंट निकल गया तो अब यही करंट यहाँ भी फ्लो होगा और यहाँ भी फ्लो होगा, क्योंकि ये तीनों सर्किट क्या है, इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो इक्विवेलेंट में सब में एक ही करंट फ्लो होगा, ठीक है, बैटरी से। तो यहाँ तो एक ही रास्ता है तो यहाँ से भी वही होगा, यहाँ पे फिर डिवीजन होगा। तो फिर अगर इस टाइप का प्रॉब्लम आएगा तो हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग डिवीजन करके इस दोनों में कितना करंट फ्लो होगा ये निकालेंगे। फिलहाल ये करंट जितना फ्लो हुआ उतना ही यहाँ भी हुआ। यहाँ पे जो है इक्विवेलेंट है, ये सीरीज सर्किट है, तो वोल्टेज यहाँ पे क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा V1 और V2। हमको यहाँ पे चाहिए V1, तो यहाँ करंट I फ्लो हो रहा है तो यहाँ भी I होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे V1 बराबर IR1 फॉर्मूला अप्लाई करके आराम से कैलकुलेशन कर लेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। In the circuit diagram, shown below, find total resistance, current shown by the ammeter. अभी तक हमने ऐसे बहुत ज़्यादा डिस्कशन तो नहीं किया है एमीटर और वोल्ट मीटर पे, फिर भी मैं आपको इस लेवल पे बता दूं कि वोल्ट मीटर या एमीटर कहीं भी जुड़ा रहेगा उससे आपके सर्किट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको ये कंसिडर करके चलना है, ये रहे या ना रहे आपका कैलकुलेशन जो है कहीं भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि आप उस लेवल पे नहीं हैं जहाँ पे इसके जो है वैल्यू से फ़र्क कितना पड़ेगा ये सब कैलकुलेट कर पाएँ, ठीक है। तो आपको सीधे ये मानना है कि इसके ये नहीं है ना, या है भी तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। जितना करंट पहले फ्लो होता है इसके नहीं लगे होने के कारण उतना ही करंट अभी भी फ्लो होगा। तो अभी देखिएगा क्या कि करंट जो है यहाँ से क्या होगा, यहाँ से करंट फ्लो होगा, है ना, एमीटर से होते हुए और यहाँ पे जाएगा। जैसे ही यहाँ पे जाएगा इसको दो रास्ते मिलेंगे, तो एक में मान लीजिए I1 करंट फ्लो हुआ, एक में I2 करंट फ्लो हुआ, है ना। तो यहाँ से फिर ये दोनों वापस यहाँ पे मिल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन रहेगा, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, इन दोनों में देख रहे हैं अगर यहाँ पे I2 करंट फ्लो हो रहा है इसमें, तो इसमें भी I2 फ्लो हो रहा है, मतलब दोनों में सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है। तो ये दोनों क्या है, और रास्ता भी नहीं है इस करंट को, और कोई रास्ता नहीं है फ्लो होने के लिए, इसका मतलब ये दोनों जो है वो सीरीज में है।
तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करके इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे, ठीक है, और इसके बदले जो है हम लोग इक्विवेलेंट को पुट कर देंगे, ठीक है। तो मान लीजिए कि इसको हमने नाम दिया, ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है, ठीक है। तो R1 का वैल्यू जो है हमारे पास है 5 ओम है, R2 का वैल्यू है 3 ओम और R3 का वैल्यू जो है वो है 2 ओम। तो हम लोग देख रहे हैं कि R2 R3 क्या है, सीरीज में है, तो लेट RS बी द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ R2 एंड R3, देन RS इक्वल्स व्हाट, R2 प्लस R3। R2 प्लस R3 करेंगे तो 3 + 2 ये आ जाएगा कितना, 5 ओम, ठीक है। ऐसे आप कैलकुलेशन में यहाँ पे ओम लिख के करें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। एक्चुअल कैलकुलेशन वैसा ही होना चाहिए, ऐसे शॉर्टकट में मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद देखिएगा तो हमारा जो सर्किट है अब रिड्यूस होके कैसा हो गया। अब हमारा सर्किट जो है कुछ ऐसा हो गया, यहाँ पे है हमारा 5 ओम और इन दोनों के बदले हमने एक रेजिस्टेंस रख दिया है, इसका वैल्यू हमारे पास आया है 5 ओम और यहाँ से हमारा बैटरी जो है वो सप्लाई में जुड़ा हुआ है, यह 4 वोल्ट का, ठीक है। तो अब हम लोग को क्या करना है, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, मतलब इन सब के बदले एक। तो अब ये दोनों जो है ये पैरेलल में है, तो हम लोग मान लेते हैं कि आरपी जो है वो टोटल रेजिस्टेंस है सर्किट का, है ना। लेट आरपी बी द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, देन आरपी जो है वो क्या हो जाएगा, 5 × 5, 5 × 5 मतलब ये है, ये है हमारा R1 और ये है RS। तो हमारा फॉर्मूला होगा R1 × RS बाई R1 + RS। दो के लिए जो फॉर्मूला हमारा अप्लाई होता है, ठीक है। तो या फिर आपका जो जनरल फार्मूला है वो अप्लाई कर सकते हो। R1 का वैल्यू है हमारे पास 5 ओम × 5 ओम डिवाइड बाई 5 ओम + 5 ओम, तो 25/10 यह आ जाएगा 2.5। देख रहे हैं दोनों वैल्यू अगर सेम है तो सिर्फ क्या हो रहा है, वैल्यू जो है हाफ हो जा रहा है ना। इस चीज़ को आपको नोटिस करना है, क्विकली आपको जो है ऑब्जेक्टिव ये सब सॉल्व करने में हेल्प करेगा, ठीक है। अब क्या होगा, तो अब इसके बदले हम लोग क्या करेंगे, इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे। ये है हमारा 4 वोल्ट और ये है हमारा 2.5 ओम्स। करंट क्या हो गया, आई फ्लो हुआ, है ना। तो टोटल रेजिस्टेंस तो हमारा यहाँ निकल चुका है, पहले वाले क्वेश्चन का आंसर। करंट सोन बाय द एमीटर, एमीटर कहाँ लगा है, बैटरी के पास, तो बैटरी से जो करंट निकलेगा उसको ये दिखाएगा, है ना। इधर लगा रहता तो इस सर्किट में जितना करंट फ्लो होता वो बताता, यहाँ लगा होता तो उस सर्किट में कितना फ्लो होता वो बताता। बैटरी से निकलने वाला करंट क्या होगा, बैटरी से इफेक्टिव रेजिस्टेंस जितना होगा उसी के कारण करंट फ्लो होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई, अगर मान लीजिए कि वो आई है तो आई इक्वल्स आ जाएगा कितना, V/RP। फाइनल जो इफेक्टिव आया है हमारा RP आया है, तो V जो है 4 डिवाइड बाई 2.5 आ जाएगा कितना, 40/25। कितना हो गया, 1.6 एम्पियर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। इसमें हम लोग को देखना है एडवांटेजेस क्या क्या हैं, पैरेलल सर्किट में क्या क्या एडवांटेज होते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल अगर पैरेलल में आप कनेक्शन करते हैं, हमारे घर में क्या होता है, सारा जो रहता है पैरेलल कनेक्शन भी किया रहता है। तो क्या फ़ायदा है ये हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं इफ़ वन अप्लायंस, इसमें हर एक के लिए सेपरेट जो है इंडिविजुअल स्विच जो है वो लगा होता है। इसके लिए अपना यहाँ पे स्विच लगा रहेगा, इसके लिए यहाँ पे लगा रहेगा, है ना। तो इसके ब्रेक होने से इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, या इसके ब्रेक होने से इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। इफ़ वन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस स्टॉप्स वर्किंग ड्यू टू सम डिफेक्ट,
देन ऑल अदर अप्लायंसेस कीप वर्किंग नॉर्मली। कोई दिक्कत नहीं है, कोई एक ख़राब हो जाए बाकी कम करते हैं, सिर्फ इधर वाले में कोई खराबी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अप्लायंस में अगर इधर इंडिविजुअल सर्किट में कोई खराबी आती है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ईच इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हैज़ इट्स ओन स्विच, सबका अपना अपना स्विच होता है, ड्यू टू विच इट कैन बी टर्न ऑन और टर्न ऑफ इंडिपेंडेंटली। उसको हम लोग इंडिपेंडेंटली ऑन ऑफ कर सकते हैं विदाउट अफेक्टिंग अदर अप्लायंस। हर एक अप्लायंस को सेम वोल्टेज मिलेगा, यहाँ भी है तो यहाँ भी वी मिलेगा, यहाँ भी वी मिलेगा, जितने भी रहेंगे सबको सेम वोल्टेज मिलेंगे, है ना। और किसके बराबर? जो पावर सप्लाई लाइन है उसके बराबर। द ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ द हाउस होल्ड सर्किट इज रिड्यूस्ड। पैरेलल सर्किट में इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा? घट जाएगा, है ना, जो सबसे छोटा वैल्यू होगा उससे भी कम आएगा। ड्यू टू विच द करंट फ्रॉम द पावर सप्लाई इज हाई, और इसलिए क्या होगा? करंट जो है वो बहुत ज़्यादा ड्रॉ किया जाएगा, है ना, वो उसके ऑपरेट होने के लिए ज़रूरी भी है। तो ये सब कुछ एडवांटेजेस हैं हमारे पैरेलल सर्किट में। ठीक है, तो हमारे यहाँ जो है केवल क्या किया जाता है? पैरेलल सर्किट ही ज़्यादातर में किया जाता है। कुछ जैसे आप दिवाली में लाइट से सब देखते होंगे छोटा छोटा, वो सबको सीरीज में कनेक्ट किया रहता है। बाकी जितना भी आपका अप्लायंस रहता है, स्विच बोर्ड, ये सब जो भी रहता है, सारे के सारे पैरेलल कनेक्शन में ही लगाए हुए रहते हैं। अब देखिए, डोमेस्टिक वायरिंग से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम को देख लेते हैं। 10 bulbs are connected in a series circuit to a power supply line. 10 identical bulbs are connected parallel circuit to an identical power supply line. 10 बल्ब को हम लोग क्या किए हैं? सीरीज में कनेक्ट किए हैं। ठीक है, हमारे पास 10 बल्ब है, उसको क्या किए हैं? सर्किट क्या किया गया है? सीरीज में कनेक्ट किया गया है। है ना, और 10 को क्या किया गया? पैरेलल ऐसे कनेक्ट किया गया ना। वैसे अच्छा नहीं हो रहा है ड्रॉ, बट आप समझ लो। देखिए ऐसे करके एंड सो ऑन, डॉट डॉट कर दे रहा हूँ मैं। फाइनली हमारा जो है 10 बल्ब को ऐसे कनेक्ट कर दिया गया। तो कह रहा है विच सर्किट वुड हैव द हाईएस्ट वोल्टेज अक्रॉस ईच बल्ब। तो यहाँ पे क्या होगा? अगर मान लीजिए कि सेम वोल्टेज अगर दोनों में अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे सपोज सप्लाई वोल्टेज है 220 वोल्ट ना अप्लाई कर रहे हैं, और इसके एंड पे भी 220 वोल्ट अप्लाई कर रहे हैं, तो कह रहा है क्या कि विच सर्किट वुड हैव द हाईएस्ट वोल्टेज अक्रॉस ईच बल्ब। यहाँ पे सब जितना भी वोल्टेज ड्रॉप आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस, सबको जोड़ के 220 आएगा, और यहाँ हर एक को 220 मिलेगा। तो विच सर्किट वुड हैव द हाईएस्ट वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच बल्ब, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पैरेलल सर्किट में मिलेगा हम लोग को ना हाईएस्ट वोल्टेज हर एक बल्ब के क्रॉस। इन विच सर्किट वुड बी द बल्ब्स बी ब्राइटर। इसमें ज़्यादा करंट मिल रहा है, सेम वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लिकेशन क्या है? इस सब में ज़्यादा है ना। वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लिकेशन को हम लोग कहते हैं पावर। ज़्यादा पावर लेगा तो ज़्यादा ब्राइट ग्लो करेगा, है ना। इसमें कम करंट फ्लो हो रहा है, वोल्टेज भी कम है, तो वोल्टेज इंटू करंट पावर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो यहाँ पे ब्राइट नहीं होगा, इसमें सारे ब्राइटर होंगे। इन विच सर्किट इफ वन बल्ब ब्लोज आउट ऑल अदर विल स्टॉप वर्किंग। इसमें एक बल्ब अगर खराब हो जाएगा तो बाकी काम करना बंद कर देगा, सीरीज सर्किट में, है ना। तो इस वाले में क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा सीरीज। इसमें क्या होगा? इसका होगा 2 नंबर का होगा पैरेलल। विच सर्किट वुड हैव द लेस करंट इन इट। किसमें करंट कम होगा? तो इसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो इसमें क्या होगा? इफेक्टिव रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो लेस करंट फ्लो होगा, तो ये हो जाएगा सीरीज सर्किट। ठीक है, चलिए अब इसको प्रॉब्लम को देख लेते हैं। कंसीडर द सर्किट गिवन बिलो इन विच सर्किट आर द लैम्प्स डिमेस्ट। इस सर्किट में सबसे कम मतलब लाइट देगा, इसमें इन विच सर्किट और सर्किट्स आर द लैम्प्स ऑफ द इक्वल ब्राइटनेस टू द लैम्प्स इन द सर्किट 1।
किसमें लैंप जो होगा इक्वल ब्राइटनेस का होगा जितना कि लैंप सर्किट 1 में है, इन विच सर्किट गिव्स आउट द मैक्सिमम लाइट। तो देखिए लैंप डिमेस्ट किस में होगा, क्योंकि जब डिवाइस बनाया जाता है हमारा बैटरी जो भी बल्ब बनाया जाता है उसका एक वोल्टेज रेंज रहता है कि इतना वोल्टेज उसको चाहिए ऑपरेट होने के लिए। जैसे मान लीजिए कि अब अगर हम लोग तीनों के क्रॉस जो है सेम सप्लाई जोड़े, है ना, 220 वोल्ट हमने यहाँ भी जोड़ा है, यहाँ भी जोड़ा है और यहाँ भी जोड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे 220 का 220 इसको मिलेगा, यहाँ पे अगर दोनों सेम बल्ब है तो हाफ हाफ हो जाएगा, 110 और 110 डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या होगा, दोनों को 220 वोल्ट ही मिलेगा। तो क्या होगा, तो इसको जितना चाहिए ऑपरेट करने के लिए वोल्टेज वो तो मिल नहीं पा रहा, तो ये क्या होगा, बहुत ही कम ग्लो करेगा, है ना। ये दोनों का दोनों जो है बहुत कम ग्लो करेगा। तो विच सर्किट इन विच सर्किट आर द लैम्प्स डिमेस्ड, तो हो जाएगा इसका क्या, इसका हो जाएगा सर्किट 2। इन विच सर्किट और सर्किट्स आर द लैम्प्स ऑफ इक्वल ब्राइटनेस टू द लैम्प्स इन सर्किट 1। इसमें जितना ब्राइटनेस है तो इसको जितना वोल्टेज पे ये काम करने के लिए बना है उतना उसको मिल रहा है, तो ये जितना ब्राइटनेस होगा इसमें भी क्या हो रहा है, सेम टू सेम हो रहा है। ये जितना वोल्टेज पे काम करने के लिए बना है उतना इसको भी मिल रहा है, इसको भी। तो इसमें जितना ब्राइटनेस होगा उतना ही इसका भी ब्राइटनेस होगा, उतना ही इतना ही होगा ना। इन विच सर्किट और सर्किट आर द लैंप ऑफ इक्वल ब्राइटनेस, इसमें भी इक्वल ब्राइटनेस वाला बल्ब होगा जितना कि 1 में है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा हमारा सर्किट 3। विच सर्किट गिव्स आउट द मैक्सिमम लाइट, मैक्सिमम लाइट कौन सा सर्किट देगा, तो इसमें जितना वोल्टेज मिल रहा है उतना तो मिल रहा है, लेकिन इसमें एक ही बल्ब है, उतना ही वोल्टेज इतना जिसको चाहिए उतना दोनों को मिल रहा है, दोनों का ब्राइटनेस ऐड होके क्या हो जाएगा, मैक्सिमम लाइट देगा। तो ये हो जाएगा सर्किट 3, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग इसको मतलब समझेंगे या सॉल्व करेंगे। Using the circuit given below, state which of the following statement is correct. When S1 and S2 are closed, S1 S2 क्या है, स्विच है, और कह रहा है कि जब S1 और S2 को क्लोज किया गया है तो क्या होगा। When S1 and S2 are closed, लैंप ए एंड बी आर लिट। इसको जब क्लोज किया जाएगा और इसको क्लोज किया जाएगा, है ना, तो लैंप ए और बी जो है वो जलेगा। ऐसा होगा क्या, इसको क्लोज किया जाए तो ये ऐसे हो जाएगा, इसको क्लोज कर दिया जाए, है ना। तो देखिए अब क्या होगा कि यहाँ से जो भी सप्लाई हमारा आ रहा है ना, यहाँ से ऐसे आएगा, तो जो करंट होता है ना वो सबसे कम रेजिस्टेंस वाला पाथ हमेशा चुनता है। तो अगर ये करंट ऐसे आया तो यहाँ पे दो रास्ता मिला, एक ये और एक ये। यहाँ पे रेजिस्टेंस का वैल्यू है कुछ और यहाँ पे क्या है, टोटल सीधा एक लाइन है, वायर है, इसमें जीरो रेजिस्टेंस समझ लीजिए, है ना, या नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस है। तो सारा का सारा करंट क्या हो जाएगा, ऐसे होके पास हो जाएगा, है ना। तो ये जो है अगर इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया जाए तो यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो इस सिचुएशन में जो है वो क्या होगा, हमारा ए जो है वो ग्लो नहीं करेगा, है ना। तो ए लिट नहीं होगा, लेकिन अब करंट यहाँ से होके ऐसे होके फ्लो कर जाएगा। इस बल्ब्स को तो मिल रहा है सप्लाई, है ना, रास्ता भी कंप्लीट है, तो ये बी जो है वो ग्लो करेगा, ए ग्लो नहीं करेगा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन, है ना, तो ये जो है हमारा जो ऑप्शन है ये सही नहीं हुआ, ठीक है। दूसरा ऑप्शन को हम लोग देख लेते हैं। विद S1 ओपन एंड S2 क्लोज्ड, S1 ओपन है और S2 क्लोज्ड है, ठीक है। तो A इज lit एंड B इज नॉट lit। S1 ओपन है, ये खुला हुआ है और ये ऐसे बंद हो गया। तो
यहाँ से क्या होगा, सप्लाई मिलेगा ही नहीं, ना तो ये जलेगा ना ही ये जलेगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में ये वाला जो हमारा स्टेटमेंट रहा ये भी हमारा गलत साबित हो गया। ठीक है, तो ये भी नहीं हुआ ट्रू। विद H2 ओपन एंड S1 क्लोज्ड, H2 ओपन है, H2 ओपन है और H2 ओपन एंड S1 क्लोज्ड, ये ऐसे है और ये ऐसे ही ओपन छोड़ दिया गया है ना। तो अब करंट यहाँ से आएगा और इधर से होके फ्लो करेगा, इससे होते हुए, इससे, दोनों से होते हुए, क्योंकि ये तो ओपन है तो इधर से करंट फ्लो होगा नहीं, है ना। तो इस कंडीशन में जो है क्लोज्ड A एंड B आर लिट, दोनों जलेगा, तो ये जो है स्टेटमेंट क्या है, ये सही है। विद S1 क्लोज्ड, लास्ट वाला भी सिचुएशन हम लोग देख लेते हैं। विद S1 क्लोज्ड, S1 क्लोज्ड है एंड H2 ओपन, H2 ओपन रहेगा, लैंप A रिमेन्स लीट, A लीट रहेगा इवन इफ लैंप B गेट्स फ्यूज्ड, ये फ्यूज हो गया मतलब यहाँ पे सर्किट ओपन हो गया। ठीक है, और क्या है, ये तो ओपन ही है और ये वाला क्लोज कर दिया। यहाँ से अगर ऐसे आए तो ये रास्ता क्या हो रहा है, कंप्लीट नहीं हो रहा है ना। तो प्लस तो मिला लेकिन माइनस जो है वो नहीं मिल पाया इसको, तो ये ग्लो नहीं करेगा। तो ये भी हमारा जो है ऑप्शन गलत हो गया, है ना। तो इसमें का राइट आंसर क्या है, सी है। चलिए, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें जो है समझ में आई होंगी। अगर आपको कोई सुझाव, आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।